आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट था? नहीं ना। चलो, तो जो क्लास में था उसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि है तो टाक से पूछ लीजिए, और जो क्लास में नहीं था वो जाके एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास वहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। देखो, जब हम ये चैप्टर शुरुआत कर रहे थे ना, तो उसी समय हमने आपको सोशलिज्म का मतलब बताया था, है ना। सोशलिज्म का मतलब हमने आपको बताया था, हमको याद आ रहा है कि मतलब कि सोशलिज्म का मतलब ही होता है समाजवाद, है ना। दो हम हालांकि ये भी बताए थे कि सोशलिज्म वर्ड कहाँ से निकला हुआ है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हर चीज़ इसमें स्टोरी के जैसा ही है। तो सोशलिज्म वर्ड सोशल से निकला हुआ है। सोशल का मतलब होता है समाज और सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। ये एक बात और याद रखिएगा, कभी भी आपको इस प्रकार का यदि टर्म मिले, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, पॉपुलरिज्म, इस प्रकार का कुछ भी वर्ड मिल जाए जिसमें कि लास्ट में ISM लगा हुआ हो, तो समझ जाइएगा कि वो किसी विचारधारा के बारे में बात कर रहा है, यानी कि किसी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो सोशलिज्म वर्ड है वो निकला हुआ है सोशल से। तो सोशल का मतलब होता है समाज, ठीक है, लेकिन सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। तो समाजवाद का मतलब हो गया कि समाजवाद क्या, एक विचारधारा है, यानी कि ये एक विचार है। बात सुन में आ रही है? जिसमें भी ISM लग जाए समझ जाइएगा कि वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी का बात कर रहा है। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा, किसी ना किसी एक खास आइडिया के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सोशल से हमारा वर्ड निकला है सोशलिज्म, और सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। और सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको सोशलिज्म का मतलब बताया था, हमको थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है। हमने आपको सोशलिज्म का मतलब ये बताया था कि एक ऐसा समाज, यानी कि एक ऐसा विचारधारा, बेसिकली एक ऐसा विचार जिसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि हमारे समाज में रहने वाले लोग, ये विचार है, केवल ये एक आइडिया है बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि रियली में ऐसा है, ऐसा नहीं, केवल ये एक विचार है बस, ठीक है। जैसे हमको अभी थॉट आ सकता है कि हम कल चले जाएंगे अपने गांव, तो ये क्या हो गया, मेरा एक विचार हो गया, है ना। उसी प्रकार से सोशलिज्म एक विचार है, और ये विचार क्या कहता है, ये कहता है कि एक ऐसा हमारा समाज हो जिसमें कि हर एक लोग इक्वल, मतलब कि इक्वालिटी के साथ रहे, हर कोई बराबर हो। और यदि समाज में कोई रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, धन, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब किसी के पास ज़्यादा ना हो, मतलब कि सभी लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस विचारधारा को हम लोग कहते हैं, इस आइडियोलॉजी को हम लोग कहते हैं सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को यदि एक लाइन में बताना हो, चलते फिरते कोई पूछ ले और सोशलिज्म का मतलब हमको यदि एक लाइन में बताना हो, तो हम ये बताएंगे कि ये एक आइडिया है, और ये आइडिया बेसिकली हमको ये बताता है कि समाज में एक ऐसा मतलब हमारा समाज बने जो कि पूरी तरीके से इक्वालिटी पे विश्वास रखे, कि हर कोई बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीच नहीं है, या फिर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। यदि किसी के पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है, फिर किसी के पास बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर होना चाहिए। इसी विचारधारा को हम लोग कहते हैं सिंपली सोशलिज्म, बस। इसके अलावा सोशलिज्म का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक के अब यूपर आप देखिए, ध्यान से लगाइए क्या लिखा हुआ है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। मतलब कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, मतलब कि यूरोप में एक ये वाला विचारधारा कैसे आया कि यूरोप में रहने वाले सारे लोग इक्वल होंगे, सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी इक्वल होगा, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं होगा। इस प्रकार का विचारधारा, इस प्रकार का आइडियोलॉजी यूरोप में कैसे आया या फिर कैसे आएगा, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यही हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक का बेसिकली मतलब ये हो गया कि यूरोप में ये विचारधारा कैसे फैला, कैसे आया यूरोप में कि हर एक लोग समाज में रहने वाला इक्वल होगा, किसी के पास प्रॉपर्टी कम नहीं, किसी के पास बेसी नहीं। ये कैसे आया, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे पहले सोशलिज्म का मतलब ही लिख दिए हैं। वही मतलब है जो कि हमने आपको अभी बताया कि सोशलिज्म इज एन आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, बिलीफ मतलब एक तरीके का विश्वास, ठीक है। बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। तो सोशलिज्म बेसिकली एक आइडिया है जो कि पूरी तरीके से
किस चीज़ पे बेस्ड है? इक्वालिटी पे बेस्ड है। हर लोग इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये विचारधारा है। दूसरा बात यहाँ पे ये है कि जितना भी प्रॉपर्टी होगा सोसाइटी में, जो भी रिसोर्स होंगे वो सभी के पास बराबर होगा, ना ही किसी के पास कम, ना ही किसी के पास ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ हमारा कहलाता है सोशलिज्म। बस इतना ही मतलब है सोशलिज्म का। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के अंदर। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। यहाँ पे बात हो रहा है यूरोप के, ध्यान से समझिएगा, यही चीज़ एग्जाम में आ जाएगा, तो इसको समझो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये कहानी के जैसा है, तो इस चीज़ को लिख देना है, बस समझ के लिख देना है। तो यहाँ पे बात हो रहा है बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। यूरोप में, खास करके यूरोप में 19वीं शताब्दी के बीच में, अच्छा 19वीं शताब्दी के बीच का मतलब क्या हुआ? 19th सेंचुरी के मिड का मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? हाँ, यानी कि 1850 के आसपास का ये समय का बात कर रहा है। तो 1850 के आसपास यूरोप में सोशलिज्म का जो ये आइडिया था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में फैल गया। इसका मतलब ये हो गया कि हर लोग ये चाह रहा था कि हमारे यूरोप में पूरी तरीके से सोशलिज्म मतलब कि इक्वालिटी आ जाए। और हमने आपको पहले ही बताया कि जिस टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम पीरियड में यूरोप में कैसा सिस्टम था? राजा महाराजा वाला सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था। तो राजा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर को होल्ड किए हुए था, तो वो अपने मन का मर्जी करता था, वहाँ पे किसी को अपने मन का करने ही नहीं देता था। तो यहाँ पे 1850 के आसपास, यानी कि 1850 के आसपास सोशलिज्म का जो आइडिया था यूरोप में, वो पूरी तरीके से फैलने लगा। ये नहीं कि इसका मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हर एक लोग अब क्या चाह रहा था कि समाज में इक्वालिटी हो, किसी के पास प्रॉपर्टी कम ना हो तो किसी के पास बेसी भी ना हो, है ना? ऐसा क्यों हो रहा था मालूम है? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय पे यूरोप में जो बहुत ही धनवान सब आदमी थे, उनके पास पावर बहुत था, उनके पास पैसा बहुत था, पूरे समाज का पैसा वो अकेले लिए हुए हैं, किसी के पास पैसा है ही नहीं। तो अब यहाँ पे लोगों को समझ में आ रहा था कि हमको क्या फॉलो करना है? सोशलिज्म वाले आइडिया को फॉलो करना है। मतलब कि हमको समाज में बराबरी चाहिए, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास है भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को एक ऊपर तो एक नीचे वाला भावना दिखा रहा था। तो इस चीज़ से वो लोग अब छुटकारा पा रहे थे। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा इस प्रकार से कि यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया सबसे ज़्यादा कब फैलने लगा? तो मिड 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही लिखा हुआ था कि बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, यानी कि पूरी तरीके से लोगों के बीच में ये फैल गया। हमको चाहिए तो समाज सोशलिज्म वाला ही चाहिए, जहाँ पे कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो इंसान सोशलिज्म को फॉलो करता है, यानी कि उस विचारधारा को फॉलो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे भारत में, चलो मान लो कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे समाज में इक्वालिटी हो, किसी के पास पैसा कम और किसी के पास बेसी ना हो, मतलब कि हर कोई आपस में इक्वल है। इस आइडिया को कौन मान रहा है? हम मान रहे हैं ना, तो हम हो गए सोशलिस्ट। तो जो आदमी सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करेगा, उसके ऊपर वो विश्वास करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट। सिंपल सी बात। तो सोशलिज्म से बन गया हमारा वर्ड सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है केवल। लेकिन सोशलिस्ट क्या है? वो पर्सन है जो कि सोशलिज्म के आइडिया को मानता है, उस चीज़ में बिलीफ रखता है कि नहीं समाज में इक्वालिटी होना चाहिए। तो जो लड़का या फिर लड़की, कोई भी हो, मैन वुमेन कोई भी हो, जो ये मानता है कि हाँ समाज में एक इक्वालिटी वाला माहौल होना चाहिए, उसी को हम लोग कह देंगे सोशलिस्ट। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप खुद एक सोशलिस्ट हैं, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हम खुद एक सोशलिस्ट हैं। मतलब कि जो पर्सन सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करता है, उसको मानता है कि हाँ समाज में ये चीज़ होना चाहिए, तो उसको हम लोग कह देंगे सोशलिस्ट। तो इसका डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया है कि दोज हु फॉलोड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज नोन एज सोशलिस्ट। सिंपल बात। ठीक है, जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करेगा, जो सोशलिज्म को फॉलो करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे सोशलिस्ट। ठीक है, वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है कि सोशलिस्ट जो थे ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। देखो ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक खास करके ना बहुत ही मतलब अलग अलग तथ्यों से भरा हुआ है।
बहुत इसमें नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ, सोशलिस्ट वेर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। इसका मतलब हमको कोई बता सकता है? चलो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि हम तो बताएंगे ही, लेकिन इसका मतलब जरा बताओ तो, कोई सोच के बताओ, क्या सोच पा रहे हो तुम लोग? सोशलिस्ट का मतलब समझ में आ गया पहले बात, जो कि सोशलिज्म को चाहता है, उसको फॉलो करता है, उसको हम लोग कहेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट लोग यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी। हाँ, बहुत हद तक सही है ना? और कोई बताना चाहेगा इसमें कुछ? नहीं, चलो सुनो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि उस समय पे यूरोप में कुछ कुछ ऐसे इंसान भी थे जिनके पास की अंधाधुंध पैसा था। बात समझ में आ रही है? मतलब अंधाधुंध, जैसे हमारे इंडिया में आज देखा जाए तो सबसे अमीर आदमी कौन? मुकेश अंबानी। रोशन नहीं है, मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो यदि हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे अमीर आदमी कौन? मुकेश अंबानी। तो हमारे इंडिया में तो एक है ना मुकेश अंबानी, लेकिन उस समय पे ऐसा आप मान के चलिए कि यूरोप में लगभग बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास की अंधाधुंध पैसा था। मतलब कि मान के चलो कि यूरोप में यदि बहुत संपत्ति है तो उस संपत्ति में से आधा से ज्यादा संपत्ति कुछ आदमी के हाथ में है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उस समय पे यूरोप में कुछ ऐसे भी हमारे इंसान थे जिनके पास की अंधाधुंध पैसा था, अंधाधुंध प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब बिल्डिंग, फैक्ट्री, कंपनी, ये सब बहुत ज्यादा उनके पास था। तो उस चीज के खिलाफ थे हमारे सोशलिस्ट वाले लोग, ठीक है। अब ऐसा क्यों था ये भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट सॉ दैट द रूट ऑफ ऑल द सोशल प्रॉब्लम वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट लोग ये मानता था कि समाज में जो भी बुराई है, समाज में जो भी समस्या है, उसका जड़ जो है ना वो कौन है मालूम है? प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला मालिक। अब आपको लग रहा होगा कि सर प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले के पास ठीक है बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, अपने दम पे वो बनाया होगा, है ना, तो इसमें बुराई क्या है ना? आपके मन में ये सवाल आ सकता है, मेरे मन में भी यही सवाल है कि ठीक है भाई, कोई आदमी के पास बहुत धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी है, इसमें बुराई क्या है? वो अपने मेहनत से बनाया होगा, है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आगे मालूम चलेगा कि ये लोग, सोशलिस्ट वाले लोग, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के खिलाफ क्यों थे, है ना, अभी मालूम चलेगा। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया? कि कुछ ऐसे इंसान थे उस समय पे यूरोप में जिनके पास की बहुत अंधाधुंध पैसा था, फैक्ट्री वैक्ट्री सब उनके पास उस समय पे था। और ये सोशलिस्ट लोग खास करके ये समझते थे कि यूरोप के समाज में, सोसाइटी में जो भी सोशल प्रॉब्लम है, यानी कि जो सामाजिक बुराई है ना, उसका कारण कौन है? प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला है। बार बार यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? चलो अब आपको ये जानने को मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, द ऑनर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव एम्प्लॉयमेंट। अब चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के वालों के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत जमीन है, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री उनके पास है, 10-15 फैक्ट्री एक एक इंसान के पास उस समय पे है, तो ऑब्वियस ही बात है फैक्ट्री है तो उसमें रोजगार तो करेगा ही आदमी। मतलब कि वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास 15-15 बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, तो वो अकेले तो काम नहीं कर पाएगा, है ना, तो वहां पे आम आदमी यानी कि कॉमन पीपल को वहां पे रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी अच्छी बात है, उनको रोजगार तो मिल रहा है। द ऑनर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव एम्प्लॉयमेंट, वो आम आदमी को रोजगार दे रहा है, ये भी ठीक है, यहां तक कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब देखो क्या लिखा हुआ है, बट दे ओनली वांट, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बट दे ओनली वांट टू गेन प्रॉफिट and they did not think about welfare of those who made the property productive। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े आदमी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत है, बहुत सारा उसके पास फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री है तो बहुत सारे लोगों को वो रोजगार भी दे रहा है, लेकिन इसमें सबसे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट का सबसे बड़ा मुनाफा यदि किसी को मिल रहा है तो वो उस कंपनी के या फिर उस फैक्ट्री के मालिक को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर को अंधाधुंध यहाँ पे काम करवाया जा रहा है लेबर से, बल्कि उसके बदले में उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है, उसका जो वेज होना चाहिए पर डे के हिसाब से वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो अब बताइए कि सपोज मान लीजिए कि मेरा ही यदि बहुत बड़ा फैक्ट्री है और उसमें हम लेबर को दिन रात काम करवा रहे हैं, काम तो वो करेगा, ठीक है, प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट हमको होगा।
लेकिन उस प्रॉफिट का कुछ शेयर हमको अपने एम्प्लॉय के बीच में बांटना चाहिए था ना। यदि मान लीजिए उसका सैलरी है तो उससे आप अंधाधुंध काम करवा रहे हैं, उसके सैलरी में कुछ पैसा बढ़ा दो, उनका बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था। ये लोग लेबर से बहुत काम करवाता था और जो भी प्रॉफिट होता था ये लोग अपने खुद में रख लेते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था इनका जो वेज है, इनका जो मजदूरी है, जो इनको मिलना चाहिए, जिनके ऊपर इनका हक है, ये भी इनको कभी कभी पूरा नहीं मिल पाता था। इसी वजह से सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के बिल्कुल खिलाफ थे। अब मालूम चल गया क्यों खिलाफ थे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां से हम लोगों को यह समझ में आ गया कि आखिर सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ क्यों थे, मालूम चल गया। तो अब एग्जाम में यदि आ जाए कि यूरोप में सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोगों के खिलाफ क्यों थे, तो आप मालूम बता देंगे। रीजन आपको यह बताना है। हाँ क्या बोलो। बिल्कुल, रीजन बड़ा सिंपल है कि उन लोगों के, सुनो पहले, अरे सुन तो लो। तो रीजन बड़ा सिंपल ये है कि उनसे मतलब कि लेबर से वो लोग काम बहुत करवाता था, प्रोडक्शन बहुत करवाता था, प्रॉफिट जो होता था वो अपने रख लेता था, अपने लेबर से वो शेयर नहीं करता था, ठीक है। और उसके वेलफेयर के बारे में भी नहीं सोचता था, ठीक है। बस एक बैल के तरह काम करते जाओ, इस प्रकार का वो लोग चाह रहा था। इसीलिए सोशलिस्ट लोग पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के खिलाफ हमेशा बोलता था, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप अपने बुक को पलट के देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे सोशलिस्ट का ना विचारधारा यहाँ पे लिखा गया है। तो अब हम लोग अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उनका उस समय पे क्या कहना था, है ना। चलिए, तो डिफरेंट सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग सोशलिस्ट लोग हैं, उनका अलग अलग विजन है कि हमारा जो यूरोप का सोसाइटी है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग विचारधारा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ओवेन्स का क्या विजन था, ठीक है। तो अबाउट रॉबर्ट ओवेन्स विजन, इसका क्या विजन था, इनका क्या विचारधारा था, ये किस प्रकार से एक समाज को रखना चाहते थे, इनका क्या आइडियोलॉजी था, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट ओवेन का ये पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है। इनका जन्म 1971 में हुआ और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। तो रॉबर्ट ओवेन वॉज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर थे, इसका मतलब ये भी किसी ना किसी चीज़ का उत्पादन करते होंगे, ठीक है। चलिए, तो यदि आपके पास बुक है तो फिर आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर नोट्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन जो थे वो एक बहुत ही बड़े इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब कि वो भी कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर करते होंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चर का मतलब ये होगा कुछ ना कुछ वो बनाते होंगे और मार्केट में सेल करते होंगे। ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी। सुनना मेरे बात को ध्यान से, ये पूछा जाएगा अलग अलग सोशलिस्ट का विजन क्या था, ये जरूर पूछा जाएगा, इस चीज को आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये रॉबर्ट ओवेन खास करके कोऑपरेटिव कम्युनिटी में बिलीव करते थे। अब ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या है, देखो कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब ये है कि समाज के यानी कि कम्युनिटी के सारे लोग इकट्ठा हो, वो एकजुट हो और वो इस प्रकार से काम करे कि उनको कोई मतलब ठग ना सके। जैसे सपोज कीजिए कि लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, उन कंपनी के मालिक को जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपने रख ले रहा है ना। लेकिन ये चाहता है ना कि एक ऐसा मतलब ग्रुप बने जहाँ पे कि समाज के सारे लोग इकट्ठा हो, वो उन लोगों का क्या राइट है वो लोग खुद अपने ऊपर बात करें, उनसे कोई ज़्यादा घंटे तक काम ना कराए। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब भी हो गया, देखो दो वर्ड है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या, मतलब कि कोऑपरेट करो, सब एकजुट एक जगह सब आके मिल जाओ, है ना। और कम्युनिटी का मतलब आपको समझ में आता है, एक मोहल्ला आप कह सकते हैं, एक समाज आप कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं। तो ये चाहता था कि समाज में रहने वाले सारे लोग एकजुट होकर अपने हक के लिए बोल सके, ठीक है। इनको जो काम करना होगा ये अपने से डिसाइड करे कि हमको कौन काम करना है, कितने देर तक काम करना है। ये हो गया कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही बिल्ड्स हाँ बिल्कुल ले लो। जैसे देखो, जैसे होता क्या है ना, जैसे यदि आप किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का मालिक डिसाइड करता है कि आप कौन सा काम करेंगे,
काम तक तो ठीक है, वेजेस भी खुद ही चले जाए तो। नहीं नहीं यहाँ पे कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि अपने मन का मर्जी करेगा, नहीं, मतलब ये है कि आपका कोई शोषण न कर सके। मतलब कि यदि 24 घंटे का एक दिन, मतलब कि एक दिन में 24 घंटा होता है और बात हुआ है इंडस्ट्री में 6 घंटे काम करने का, तो आपसे कोई 10 घंटे काम ना करवाए। यदि करवा रहा है तो उसका अलग से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि वो अपने हक के लिए बोल सके। कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब ये हो गया कि वो अपने हक के लिए बोल सके बस, ठीक है, उसका कोई शोषण ना कर सके, उसका कोई एक्सप्लोटेशन ना कर सके। उसके बाद रॉबर्ट ओवन जी ने ही बिल्ड्स अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी। तो रॉबर्ट ओवन जी ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी उन्होंने खुद अपना बनाया था, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, न्यू हार्मोनी। वो भी कहाँ पे, इंडियन में, इंडियाना, सॉरी इंडियन नहीं है, इंडियाना। और ये इंडियाना कहाँ पे है, यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट ओवेंस, खास करके रॉबर्ट ओवेंस कोऑपरेटिव कम्युनिटी में बिलीव रखते थे, इसीलिए इन्होंने अपना एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था न्यू हार्मोनी, वो भी इंडियाना में और वो यूएसए में है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ओवेन का क्या आइडियोलॉजी था, उनका क्या विजन था। तो उनका विजन ये था कि वो जो है कोऑपरेटिव कम्युनिटी में बिलीव रखते थे, मतलब कि समाज के सारे लोग एकजुट होकर अपने हक के लिए बोल सके, ठीक है, इस चीज़ पे वो बिलीव रखते थे। ये हो गया रॉबर्ट ओवेन का आइडियोलॉजी, उनका विजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सोशलिस्ट नंबर दूसरा, जिसका नाम है लुइस ब्लैंक। इनका क्या विजन था, लुइस ब्लैंक का क्या विजन था, देख लीजिए। लुइस ब्लैंक का जो टाइम पीरियड है वो उनका जन्म 1813 में हुआ और उनकी मृत्यु 1882 में, यानी कि 1882 में हो गया। तो लुइस ब्लैंक वाज अ फ्रेंच सोशलिस्ट। ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका ये यहाँ पे इसलिए लिखा गया है फ्रेंच सोशलिस्ट। तो फ्रांस से थे तो फ्रेंच सोशलिस्ट हो गए। ही वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। अच्छा, इसमें ना लुइस ब्लैंक खास करके रॉबर्ट ओवेन जी के द्वारा जो बनाया गया कोऑपरेटिव कम्युनिटी, या फिर उनका जो आइडियोलॉजी था रॉबर्ट ओवेन्स के, उसके आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने का काम किसने किया, लुइस ब्लैंक ने किया। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों आपस में लिंक है, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन जी का आइडियोलॉजी क्या था, कोऑपरेटिव कम्युनिटी का, ठीक है, और उन्होंने अपना एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मोनी के नाम से इंडियाना में, जो कि यूएसए में है, उन्होंने बना भी दिया था, ठीक है। लेकिन उसी को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, लुइस ब्लैंक जी ने किया। उन्होंने ये कहा कि जो रॉबर्ट ओवेन जी ने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया है, उस कोऑपरेटिव कम्युनिटी को खास करके गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। तो लुइस ब्लैंक ये चाहते थे कि रॉबर्ट ओवेन जी का जो आइडियोलॉजी था कोऑपरेटिव कम्युनिटी का, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट कौन करे, गवर्नमेंट भी करे, तभी जाके ये बड़े लेवल पे लागू हो सकेगा, सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर अपने हक के लिए बोल सकेंगे। तो ये रॉबर्ट ओवेन जी के द्वारा जो उनका जो आइडियोलॉजी था कोऑपरेटिव कम्युनिटी का, उसको बढ़ाने को लेकर ये जोड़ देते थे, और ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करे, इनकरेज करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज का मतलब प्राइवेट इंटरप्राइजेज। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कि आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, जो कि हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तभी आपको ये आगे समझ आएगा और आप इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। देखो, दो प्रकार का कंपनी होता है, हालांकि होता है तीन प्रकार का है। एक होता है हमारा पब्लिक कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइज बोलो या फिर कंपनी बोलो, ठीक है, मतलब सेम है। तो पब्लिक एंटरप्राइज बोलो या फिर पब्लिक कंपनी बोलो, ठीक है, मतलब सेम है। तो हम यहाँ पे एंटरप्राइज ले लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है पब्लिक एंटरप्राइज, एक होता है कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, और एक होता है मिक्स्ड इंटरप्राइज। तो मिक्स्ड को अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं दो के ऊपर। पहला हमारा है पब्लिक इंटरप्राइज और दूसरा है हमारा कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, ठीक है। इन दोनों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब होता है वो इंटरप्राइज, वो कंपनी, वो इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट रन करते हैं। पब्लिक का मतलब कौन, जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, और ये कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी, इसका मतलब समझना है कि वो कंपनी, वो इंडस्ट्री, वो इंटरप्राइज जिसको रन कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट कर रहा होगा।
और वो गवर्नमेंट अपने भलाई के लिए नहीं करता है, लोगों के भलाई के लिए करता है। ठीक है, अब जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो जाए कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, इसका मतलब होता है किसी एक इंसान का वो होगा, यानी कि उसका खुद वो मालिक कोई इंसान होगा। तो उसको आप चाहे तो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज भी कह सकते हैं, या फिर प्राइवेट इंटरप्राइज भी कह सकते हैं, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब मतलब मालूम चल गया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। पब्लिक इंटरप्राइज बोले, या फिर पब्लिक कंपनी बोले, या फिर पब्लिक इंडस्ट्री बोले, इसका मतलब वो इंडस्ट्री, वो कंपनी, वो इंटरप्राइज जो कि गवर्नमेंट रन कर रहा होगा और वो लोगों के भलाई के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज या फिर प्राइवेट इंटरप्राइज या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनका मतलब होता है कि उसका मालिक कोई एक इंसान या फिर 2-3 इंसान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसका मालिक नहीं होगा। और जो हमारा कैपिटलिस्ट, जो हमने आपको कहा कैपिटलिस्ट बोले या फिर प्राइवेट बोले, या इसका मतलब यानी कि इसका मकसद जो है प्रॉफिट कमाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे इंडिया में रेलवे है, तो रेलवे किसके द्वारा चलाया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा? लोगों के भलाई के लिए चला रहा है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि वही मुकेश अंबानी ट्रेन को चलाता तो ट्रेन किसका हो जाता? मुकेश अंबानी का हो जाता। तो वो प्रॉफिट कमाना चाहता, वो भलाई नहीं चाहता, प्रॉफिट चाहता। तो याद रखिएगा कि जो पब्लिक इंटरप्राइज होता है वो हमेशा प्रॉफिट नहीं चाहता, वो लोगों का भलाई चाहता है, वेलफेयर चाहता है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट होता है या फिर जो हमारा प्राइवेट होता है, ये सारे के सारे प्रॉफिट चाहते हैं। तो अब आपके सामने यदि कभी भी कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज वर्ड इस्तेमाल हो या फिर प्राइवेट इंटरप्राइज वर्ड इस्तेमाल हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्ड इस्तेमाल हो, समझ जाइएगा इसका मालिक कोई एक या 2 इंसान या फिर 4-5 इंसान का ग्रुप हो सकता है इसका मालिक। ठीक है, और याद कीजिए कि सोशलिस्ट लोग किसके खिलाफ था? हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी के। यानी कि कैपिटलिस्ट लोग, सॉरी सोशलिस्ट लोग किसके खिलाफ हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है, मतलब कि वो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज के खिलाफ है। मतलब समझ में आ रही है अब? तो और याद कीजिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले यानी कि कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी वाले या फिर कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज वाले लोगों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता था, यानी कि जितने घंटे काम रहता था उससे कई ज़्यादा घंटे काम करवाता था प्राइवेट में, है ना। तो जब भी आपके सामने वर्ड, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, याद कर लीजिए इस चीज़ को, कि जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज या फिर प्राइवेट इंटरप्राइज या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हो गया कि उसका मालिक कोई एक या 2 इंसान का या फिर 4-5 इंसान का ग्रुप उसका मालिक हो सकता है। ठीक है, और उनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और उसी के खिलाफ हमेशा बोलता था ना सोशलिस्ट वाले लोग। क्यों बोलते थे? क्योंकि वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए हमारे लेबर का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करते थे और उनको सही तरीके से वेजेस भी नहीं मिलता था। जो प्रॉफिट होता था वो अपने रख लेता था, लेबर को प्रॉफिट नहीं देता था। तो यहाँ पे लुइस ब्लैंक जी भी क्या चाहते हैं? लुइस ब्लैंक जी ये चाहते हैं कि ही वांटेड टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज यानी कि प्राइवेट इंटरप्राइज। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के खिलाफ है। मतलब समझ में आ रही है अब? तो ये सबका सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह देते हैं। तो ये भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाए। चलो ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अपना काम करे, लेकिन जो लेबर का हक है उसको कम से कम ना मारे, उसका जो हक है उसको वो दे दे, है ना। ये चाहता था हमारा लुइस ब्लैंक जी। आगे, ऑल्सो ही वॉन्टेड दैट कोऑपरेटिव कम्युनिटीज वेयर टू बी द एसोसिएशंस ऑफ पीपल who produced goods together and divided the profits according to the work done by the members। लुइस ब्लैंक जी ये भी चाहते थे कि जो हमारे कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ है वो क्या हो, एक आम आदमी का एसोसिएशन बन जाए। एसोसिएशन का मतलब हो गया कि पूरा समाज का आदमी एक जगह इकट्ठा हो और वो कोई सामान बना के वो मार्केट में बेचे, जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को सारे लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। बात समझ में आ रही है अब? तो ये हमारा कौन चाहता था? लुइस ब्लैंक चाहते थे। ठीक है, लेकिन लुइस ब्लैंक के आइडियोलॉजी में हमको जो सबसे ज़्यादा और सबसे खास एक बात ये नज़र आता है कि ये किसकी आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहते थे आगे? किसकी आइडियोलॉजी को? याद कीजिए, रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन का जो आइडियोलॉजी था कोऑपरेटिव कम्युनिटी वाला, उसके आइडियोलॉजी को लुइस ब्लैंक जी आगे बढ़ाना चाहते थे। और वो क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इनकरेज करे, है ना। आगे, और इसका अपना खुद का 2 विचार कौन सा था?
लुइस ब्लैंक का, इनका खुद का दो अपना विचार ये था कि ये भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, ठीक है, कैपिटलिस्ट के ये बिल्कुल खिलाफ थे। गवर्नमेंट तो चाह रही थी कि सपोर्ट करें। हाँ, और लुइस ब्लैंक जी ये चाहते थे, आखिरी वाले पॉइंट में जो कि हमने आपको कहा कि ये चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी है, जो कि रॉबर्ट ओवेन्स जी का आइडियोलॉजी था, वो क्या बन जाए, आम आदमी का एक एसोसिएशन बन जाए, यानी कि एक ग्रुप बन जाए, जिसमें कि सारे लोग आपस में इकट्ठा हो, वो कोई भी सामान बनाए, उसको मार्केट में बेचे, और जो प्रॉफिट हो वो सारे लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, जो जितना काम करेगा उसको उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। ये था हमारा लुइस ब्लैंक जी का आइडियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में। ये भी हमारे दो बहुत ही खास, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस सोशलिस्ट थे, इनके बारे में बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का टाइम ड्यूरेशन है 1818 से लेकर 1883 तक, और फ्रेडरिक एंगल्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1820 से लेकर 1895 तक, यानी कि इनका कब जन्म हुआ और इनकी कब मृत्यु हो गई ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स वे आर ऑल्सो टू फेमस सोशलिस्ट। तो ये दोनों भी एक बहुत ही मतलब बड़े सोशलिस्ट थे, ये भी पूरी तरीके से सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे, ठीक है। इनके बारे में और बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे दो सोशलिस्ट के बारे में बात हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी वर्ड इस्तेमाल हो गया, कैपिटलिस्ट भी वर्ड इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, कारखाने हैं, वो सब का सब कैपिटलिस्ट है, मतलब कि किसी न किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी न किसी प्राइवेट आदमी का है वो। हमने पहले ही आपको कहा, कैपिटलिस्ट बोले, प्राइवेट प्रॉपर्टी बोले, या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज बोले, मतलब सेम है। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे? कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री है ना, वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट है, मतलब कि वो सारे के सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मतलब कि यदि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री आपको दिख रहा है तो वो इंडस्ट्री किसी एक इंसान का होगा, ठीक है। लेकिन ये इतना ही कहते थे क्या कार्ल मार्क्स? नहीं, इसके अलावा भी कुछ था। जैसे आगे बढ़ते हैं, ही तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। तो वो ये मानते थे कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं वो सबका सब किसी न किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यानी कि वो प्राइवेट आदमी का है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वेयर द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। क्या सही बात लिखा हुआ है? एक बार फिर से बता रहे हैं, लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। मतलब ये हो गया कि यदि इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट किसके वजह से हो रहा है? वर्कर्स की वजह से हो रहा है ना। यदि मान लीजिए वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। तो उस कंपनी के मालिक को, उस इंडस्ट्री के मालिक को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट वर्कर के वजह से हो रहा है। ये कौन मानता था? ये मानता था हमारा कार्ल मार्क्स जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स said that the conditions of workers could not improve as long as the profit was accumulated by capitalist। कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि वर्कर्स का कंडीशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि सारा का सारा प्रॉफिट किसी एक आदमी के हाथ में है। जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई मालिक है, इंडस्ट्री का कोई मालिक है, उसका जो प्रॉफिट हुआ उसी के हाथ में जाएगा। लेकिन नियम क्या होना चाहिए? नियम ये होना चाहिए कि भाई आपके पास प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट वर्कर के वजह से आया, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्कर में शेयर कर दो, बांट दो, ये होना चाहिए ना असली मायने। लेकिन ये कर नहीं रहा था। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये हमको बताना चाह रहे हैं कि वर्कर्स का लाइफ, यानी कि उसका जो कंडीशन है, तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि सारा का सारा प्रॉपर्टी उस कंपनी के या फिर इंडस्ट्री के मालिक के हाथ में रहेगा। इसका मतलब हमको कार्ल मार्क्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट हो कंपनी का या फिर इंडस्ट्री का, उसको आम लेबर के बीच में शेयर कर देना चाहिए। इससे हमारा लेबर भी खुश और आपका प्रॉफिट भी होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सबका सब पूछा जाएगा। यदि इतना याद ना भी रहे तो समझ लीजिए और अपने से जाके इसको लिख दीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कार्ल मार्क्स और क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म
एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने बार बार यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आ गया कैपिटलिज्म, ISM लग गया। इसका मतलब क्या समझना है कि ये एक आइडियोलॉजी के बारे में बात कर दिया, है ना। जैसे कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता था, कैपिटलिस्ट का मतलब होता था कि कोई इंडस्ट्री है, उसका जो मालिक है कोई एक प्राइवेट आदमी होगा और सारा का सारा प्रॉपर्टी उसका जो भी प्रॉफिट होगा वही रखेगा, है ना। ये तो हो गया हमारा कैपिटलिस्ट का मतलब। लेकिन कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो गया, इसी आइडियोलॉजी को कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम रख लेंगे, इसी आइडियोलॉजी को क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटलिज्म कह देंगे। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब भी लास्ट में ISM लग जाए समझ जाइएगा वो किसी न किसी विचारधारा के बारे में बात कर रहा है, किसी न किसी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते थे ये कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रोन कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम चल रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम ही रख लेंगे, वर्कर को कुछ नहीं देंगे, इस चीज को उखाड़ के फेंक दो। ये कौन कहता था, कार्ल मार्क्स कहते थे। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये हो गया कि कार्ल मार्क्स वर्कर से ये कहते थे कि देखो यदि तुम्हारा हक मारा जाएगा तो तुम भी चुप नहीं रहना, तुम भी अपने मालिक के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना, या फिर जो भी करना होगा तुम अपना करना। ठीक है, तो ये हमारा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीटली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज को बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि हम लोगों को, यानी कि हम खुद को, जो हमारे कैपिटलिस्ट लोग यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो मालिक हैं, वो हम लोगों को एक लेबर के तौर पे जैसे मन तैसे इस्तेमाल कर ले रहा है, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बात हुआ कि हम इंडस्ट्री में आएंगे 6 घंटा काम करेंगे, ठीक है, 6 घंटा खत्म हो गया हम अपना घर निकल जाएंगे, ये बात हुआ। लेकिन हम इंडस्ट्री में गए, हमसे 12-12 घंटा काम करवा रहा है, उसके बदले में कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, और धमकी क्या दे रहा है, यदि तुम काम नहीं करोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे वर्कर के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाए या फिर इंडस्ट्री में बने रहे। छोड़ के चला जाए, आपका ये हो सकता है कि यदि जरूरत से ज़्यादा काम करवा रहा है तो कंपनी को छोड़ के चला जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि भाई जाएगा कहाँ फिर। चलो मान लो कि 6 घंटे का बात हुआ काम करने का, आपसे 12 घंटा काम वो करवा रहा है, और जो पैसा का बात है वो 8,000 रुपये पर मंथ हुआ था। चलो हम आपको एक कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। मान लो कि आप एक इंडस्ट्री में गए, मान लो कुछ देर के लिए आप यूरोप में, ठीक है, आप इंडस्ट्री में गए, और इंडस्ट्री में आप गए तो वहाँ पे आपने कहा कि हम 6 घंटा काम करेंगे, और जो उसका मालिक है उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे यहाँ पे 6 घंटा काम कीजिए, बदले में हम आपको 8,000 रुपये पर मंथ दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम जब अगले मॉर्निंग अपने कंपनी में या फिर इंडस्ट्री में काम करने के लिए गए तो वो हमसे 10 घंटा काम करवा रहा है, 12 घंटा काम करवा रहा है। तो भाई वो काम हमसे ज़्यादा करवा रहा है ना, तो उसको पैसा भी ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहा है, और हम कंपनी छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम छोड़ दिए तो दूसरी जगह हमको रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लेबर लोग चाह के भी उस काम को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी 8,000 रुपये मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा बाद में, है ना। तो यहाँ पे हमारे कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हम लोगों को अपने आप को इस जंजाल से बचाना पड़ेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे कि सारा का सारा प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में ना हो, बल्कि वो सोसाइटी के हाथ में हो। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स, हम लोगों को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हो गया कि वो प्राइवेट कंपनी का आदमी जो कि हम लोगों को इस्तेमाल कर ले रहा है अलग अलग तरीके से, घंटा का कुछ बात 5 घंटे का बात हो रहा है, 10 घंटा काम करवा रहा है, इस प्रकार के चीज़ों से हम लोगों को खुद को आज़ाद करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं वर्कर से, कार्ल मार्क्स वर्कर से भी कह रहे हैं कि वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीटली सोशलिस्ट सोसाइटी, और वो ये भी कह रहे हैं वर्कर से कि वर्कर्स को एक पूरी तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना पड़ेगा। अच्छा कोई बता सकता है यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? 2 टर्म है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है,
पहला पॉइंट बहुत अच्छा है तुम्हारा। जैसे सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सोसाइटी बने, एक ऐसा समाज बने जहां पे कि केवल और केवल वैसे लोग हो जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है ना। तो ये कौन कह रहा है? ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। किससे? वर्कर से। अच्छा, वो वर्कर से ही ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वर्कर के साथ ही अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो वर्कर को कह रहा है कि भाई तुम लोगों को अपना खुद का एक समाज बनाना चाहिए जहां पे कि तुम्हारा बस चलेगा, किसी दूसरे का बस नहीं चलेगा। ये कार्ल मार्क्स हमको कह रहे हैं। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि यदि तुम ऐसा समाज बनाओगे तो समाज में जो भी प्रॉपर्टी है वो सबका सब समाज के लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीटली सोशलिस्ट सोसाइटी विच वुड बी कॉल्ड अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। यहां पे जो कार्ल मार्क्स वर्कर्स को कह रहा है कि भाई तुम अपना एक अलग सोशलिस्ट सोसाइटी बनाओ, लेकिन इसी सोशलिस्ट सोसाइटी को कार्ल मार्क्स क्या नाम दे रहे हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्या नाम दे रहे हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी। याद रखिएगा, ये चीज आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स जी ने जो वर्कर से कहा कि अपना एक सोशलिस्ट सोसाइटी अलग बनाओ जिसमें कि तुम्हारा ही केवल बस चलेगा, यानी कि वर्कर्स का ही केवल बस चलेगा, उस सोसाइटी को कार्ल मार्क्स जी ने क्या नाम दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलो या फिर सोशलिस्ट सोसाइटी बोलो, उसमें वही लोग रहेंगे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के हमेशा अगेंस्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गया? यहां तक में किसी को कोई डाउट? तो ये हमारा कार्ल मार्क्स जी का आइडियोलॉजी था। नहीं, देखो फिलोसफर का काम क्या होता है? लोगों को रास्ता दिखाना, है ना। एक्शन करना कैसा काम है? लोगों का काम है। जैसे मान लो नहीं, फिलोसफर लोग जो होते हैं ना, या फिर जो हमारे फिलोसफर जो बड़े बड़े फिलोसफी देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर ज्ञान देते हैं, उनका काम केवल ज्ञान देना होता है ना, बल्कि एक्शन में लाना उस चीज़ को लोगों का काम है। तो कार्ल मार्क्स जी केवल अपना वो आइडियोलॉजी देते थे, अपना विचारधारा देते थे, बाकी काम लोगों का करना था। पहले सुनो, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।